नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। दंगे से जुड़ा नया कानून, धारा 191। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक शांतिपूर्ण विरोध एक आपराधिक दंगा बन जाता है। चलिए, भारत की नई कानूनी संहिता भारतीय न्याय संहिता के नजरिए से इसे समझते हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे कि कैसे एक सभा दंगे में बदलती है और फिर देखेंगे कि इसके कानूनी नतीजे क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में गैर कानूनी सभा क्या होती है, क्योंकि सच तो ये है कि दंगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। देखिए, कानून में गैर कानूनी सभा या जिसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं, उसका एक खास मतलब है। ये सिर्फ 5 या उससे ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनका मकसद या कहिए उद्देश्य गैर कानूनी है। अब यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। एक गैर कानूनी सभा और दंगे में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, और वो है बल या हिंसा का इस्तेमाल। जैसे ही हिंसा शुरू होती है, वही सभा दंगे का रूप ले लेती है। तो ये जो हिंसा वाला पॉइंट है, ये हमें सीधे दंगे की कानूनी परिभाषा पर ले आता है। तो आखिर कानून के हिसाब से दंगा है क्या? इसके 3 जरूरी तत्व हैं। तो किसी भी घटना को कानूनी तौर पर दंगा कहने के लिए ये तीनों चीजें एक साथ होनी ही चाहिए। मतलब 5 से ज्यादा लोग हों, उनका मकसद गैर कानूनी हो और उन्हें हिंसा का इस्तेमाल किया हो। अगर एक भी चीज गायब है तो वो कानून की नज़र में दंगा नहीं है। बीएनएस की ये लाइन एक बहुत बड़ी बात कहती है। ये सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा है जो हिंसक हो जाती है, तो आप भी दोषी माने जा सकते हैं, भले ही आपने खुद पत्थर ना फेंका हो। अब जब ये समझ आ गया कि दंगा क्या है, तो सवाल ये है कि इसके नतीजे क्या होते हैं। नई संहिता यानी बीएनएस में इसके लिए क्या सजा तय की गई है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कानून यहाँ एक साफ फर्क करता है। अगर दंगा बिना हथियारों के है तो सजा 2 साल तक हो सकती है, लेकिन अगर दंगे में घातक हथियार इस्तेमाल हुए तो ये एक गंभीर अपराध बन जाता है और सजा 5 साल तक जा सकती है। ये जो 5 साल का आंकड़ा है ना, ये एक साफ संदेश देता है। कानून हथियारों के साथ होने वाले दंगों को पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है। अच्छा, इन सब कानूनी बातों को असल जिंदगी के एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो सोचिए, अजय, विजय और रोहित नाम के 3 लोग हैं जो एक फैक्ट्री के प्रदूषण के खिलाफ बिना इजाजत के प्रदर्शन करते हैं। शुरू में सब शांतिपूर्ण था, पर अचानक कुछ और लोग जुड़ते हैं और तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। हालात हाथ से निकल जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या अजय, विजय और रोहित भी दंगे के दोषी माने जाएंगे, जबकि उन्होंने तो हिंसा को रोकने की कोशिश की थी? कानून की नज़र में जवाब है हाँ, क्योंकि वे उस गैर कानूनी सभा का हिस्सा थे जहां हिंसा हुई। जैसा हमने पहले बात की थी, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के तहत उन पर भी आरोप लग सकता है। तो अब बात करते हैं कि गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, जमानत का क्या प्रोसेस है और क्या आरोपी के पास बचाव के कोई रास्ते होते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर है। बिना हथियार के दंगा एक बेलेबल यानी जमानती अपराध है, जिसमें जमानत मिलना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर घातक हथियार शामिल हैं तो ये नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती बन जाता है, और जमानत देना या न देना पूरी तरह से कोर्ट पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हर आरोपी को अपना बचाव करने का पूरा हक है। बचाव में कई तरह की दलीलें दी जा सकती हैं, जैसे कि ये साबित करना कि वो व्यक्ति उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं था, या उसका उस गैर कानूनी मकसद से कोई लेना देना नहीं था, या उसने हिंसा को रोकने की कोशिश की थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज विरोध करने के मौलिक अधिकार और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।